बेसिक डेफिनेशन से, फिर आस्ते आस्ते हम लोग कुछ अच्छे सम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड टेकन इन द सेम यूनिट। ठीक है, तो रेशियो जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का रेशियो, अगर हम लिख रहे हैं 2 या 3 या 4, ठीक है, उतने क्वांटिटीज़ का, तो कंडीशन क्या है बच्चा कि क्या होना चाहिए कि वो दोनों सेम टाइप का होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए, और उन लोग का यूनिट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लेंथ और एज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से हम वेट को और हाइट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर कंपेयर कर रहे हैं किसी 2 चीज़ को या 3 चीज़ को, तो कंडीशन क्या है कि वो लोग सेम यूनिट में भी होना चाहिए और सेम काइंड का भी होना चाहिए, मतलब उल्टा, मतलब कि सेम काइंड का भी होना चाहिए और सेम यूनिट का भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी है कि यूनिट भी सेम होना चाहिए। मतलब कि हम अगर 2 लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर है 1 मीटर है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इधर दोनों को हम किलोमीटर में कर ले या दोनों को हम मीटर में कर ले। ठीक है, तो उससे मेरे को रेशियो वहाँ का पता चल जाएगा। ठीक है बच्चा, तो देखिए क्या लिखा है कि इफ एक्स एंड वाई आर 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड टेकन इन द सेम यूनिट, then fraction x by y is known as ratio of x and y। देखिए, तो फ्रैक्शन x by y, फ्रैक्शन हम वर्ड क्यों लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि देखिए जितना फ्रैक्शन होता है वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। ये हम पहले आप लोग को बताए हुए हैं कि जितना फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन सारा रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है। फ्रैक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होता है, फ्रैक्शन होने का कंडीशन है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर प्रेजेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वो एक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x और y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन आपको पता चल गया इसके बारे में। इज नोन एज रेशियो ऑफ x एंड y। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, x फिर एक इज टू का सिंबल देते हैं, y, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और रीड कैसे करते हैं, x इज टू y। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ हम स्टार्टिंग में बोल देना चाहते हैं कि जो बच्चों को अगर इन केस अगर नहीं भी पता है तो अब से इन लोग को दिक्कत नहीं हो। 10 से 15 मिनट के अंदर में हम लोग सारा बेसिक चीज़ देख लेंगे, फिर सम्स करेंगे। तो देखिए फिर x को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं बच्चा, एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म। x को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। y को बोलते हैं सेकंड टर्म, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो अगर x इज टू वाई लिखा हुआ है तो x क्या है, एंटीसीडेंट, y क्या है, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ तो ये आपको पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हाँ बच्चा, तो प्रॉपर्टीज़ एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रेशियो। तो चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि अगर x बाई वाई कोई एक रेशियो है, ठीक है, अगर ये x बाई वाई कोई एक रेशियो है, सही है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इसमें हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो भी रेशियो का वैल्यू वही रहता है। मतलब कि ये बराबर है x, सपोज करिए a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x ए बाई वाई ए, ये दोनों बराबर सेम ही रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम किसी सेम नंबर से डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, x बाई ए वाई बाई ए, तो भी चलेगा, ये सेम रेशियो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब x और y रेशियो को हमेशा हम कैसे इस तरीके से लिखते हैं कि x एंड y आर व्हाट, को प्राइम्स, x एंड y आर व्हाट, को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम होना, अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो x और y क्या हो जाएगा बच्चा, को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं जल्दी से, 2-4 पॉइंट हम जल्दी से बोल दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि द रेशियो बिटवीन 2 और मोर अनलाइक या डिफरेंट क्वांटिटीज डज नॉट एग्जिस्ट। ये हम बोल चुके हैं आप लोग को कि कभी भी अगर हम 2 चीज़ का रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या लाइक ही होना चाहिए। लाइक इन द सेंस कि लेंथ से लेंथ ले सकते हैं, एज से एज का रेशियो ले सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा बात क्या बच्चा कि रेशियो को हमेशा 2 पॉजिटिव क्वांटिटी के बीच में ही लेते हैं। कुछ चीज़ हम पहले बोल दी हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। पहला चीज़ हम क्या बोल रहे हैं कि सेम टाइप का होना चाहिए, सेम यूनिट का में होना चाहिए। दूसरा बात कि हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का ही रेशियो निकल सकता है। ठीक है ना बच्चा। ठीक है। थर्ड क्या है कि ऑर्डर ऑफ द टर्म इन अ रेशियो इज इम्पॉर्टेंट। मतलब कि ऐसा बात नहीं है कि अगर एक्स और वाई का रेशियो अगर हम ले रहे हैं तो एक्स इज टू वाई या वाई इज टू एक्स, ये दोनों सेम नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होता अनलेस कि दोनों इक्वल हो। ठीक है, जब एक्स और वाई इक्वल होगा तभी रेशियो सेम आएगा, 1:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है बच्चा, फोर्थ पॉइंट ये है कि द रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हम यहाँ पर बात बोले को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि रेशियो इज अ नंबर सो इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम सपोज करें लिख रहे हैं कि 5 मीटर बाई 10 मीटर, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये 1/2 एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा, ठीक है, एक कांस्टेंट एक फ्रैक्शन ही आएगा, यहाँ पे यूनिट कट हो जाता है, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 6 पॉइंट देखते हैं कि if the terms of the given ratio are in fraction then convert the term of ratio in whole numbers by multiplying each term by the LCM of their denominator। ये आपको बहुत मतलब अच्छे से पता भी है कि अगर सपोज करिए कहीं हम लिखें कि 2/3 सपोज करिए 4/5 लिखें हैं, तो हमको अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, इसको कभी भी हम ऐसे नहीं छोड़ते। अगर आपका आंसर ऐसा आया तो अगर आप ऐसे छोड़ रहे हैं तो ये गलत है, हमेशा इसको हम क्या कर देंगे कि x और y के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। x जहाँ पे x और y क्या होगा बच्चा, मतलब एक सपोज करिए कि उसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, x और y दोनों ही नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि 2/3 है, तो इसको हम दिख रहा है कि डिनोमिनेटर का यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 15, तो अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा कि 10 ये कितना आ जाएगा बच्चा 12, मतलब कि ये हो जाएगा 5:6, ये कितना आ जाएगा बच्चा 5:6। तो देखिए ये जो हम कुछ 5-6 पॉइंट्स आप लोग को बोले हैं, ये आपको बहुत अच्छे से मतलब पता चल गया होगा और आप बहुत जन को पता भी होगा। पहला पॉइंट क्या बोले, सेम टाइप का होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात क्या बोले कि हमेशा रेशियो पॉजिटिव क्वांटिटी के बीच में ही लिया जाता है, ठीक है। तीसरा बात हम क्या बोले कि ऑर्डर मैटर करता है, ऐसा नहीं कि x:y y:x इक्वल होगा, ठीक है। मतलब अगर दो चीज़ का रेशियो पूछ रहा है तो अगर हम पहला क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी लिख रहे हैं तो ये एक अलग रेशियो आएगा देन जो हम दूसरा क्वांटिटी बाई पहला क्वांटिटी लिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है इस बात से, ठीक है। चलिए उसके बाद एक ही कंडीशन में वो इक्वल हुआ कब, जब दोनों ही बराबर है, मतलब 1:1 आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा फोर्थ पॉइंट हम क्या बोले कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। और एक पॉइंट क्या बोले थे कि हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे सच दैट कि वो दोनों क्या है को प्राइम्स है, ठीक है बच्चा। और एक क्या बात हम बोले लास्ट बात कि अगर कभी भी हम रेशियो को इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब कि फ्रैक्शन में दोनों ही टर्म x और y दोनों को फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, हमेशा जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करके उसको दो नेचुरल नंबर के रेशियो में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इतना छोटा बात आप लोग को हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं कि अगर सपोज करिए आपको रेशियो बोल दिया कि आप रेशियो निकालिए 7 मंथ एंड क्या हो 2 ईयर 4 मंथ, ठीक है। तो 7 मंथ और 2 ईयर 4 मंथ में अगर आपको रेशियो निकालना है तो आपको पता है क्या करना है डायरेक्टली कि डायरेक्टली हम दोनों को ईयर में कर ले या दोनों को मंथ में कर ले। अगर दोनों को मंथ में करना चाहते हो बच्चा तो ये क्या दिख रहा है, ये 7 मंथ है और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 24 + 4 मतलब कि 28 मंथ है। तो अब इसका अगर रेशियो लेना होगा तो 7/28, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 1:4, ये मेरा हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली और एक एग्जांपल छोटा सा दे दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपको करना है फाइंड द रेशियो ऑफ सपोज करिए 50 मिनट्स और 2.5 आवर, ठीक है। 2.5 आवर 50 मिनट्स और 2.5 आवर को अगर इन दोनों का रेशियो निकालना है तो दोनों को मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो ये क्या है 50 मिनट्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 × 60 + ½ × 60, मतलब ये कितना हो जाएगा 120 + 30 मतलब 150। तो आपको सिंपली दिख रहा है कि 50/150 करेंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा कि 1/3 मतलब कि 1:3 इसका रेशियो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब देखिए ये छोटा छोटा एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टाइम को ही कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये हम टाइम को ही कंपेयर कर रहे हैं लेकिन एक मंथ में है और एक ईयर और मंथ का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम क्या कर लिए बच्चा दोनों को किस में कन्वर्ट कर लिए, दोनों को हम मंथ में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद रेशियो निकाल लिए। यहाँ पर टाइम को ही कंपेयर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे मिनट है और यहाँ पर आवर है, ठीक है। तो हम क्या किए दोनों को मिनट में ही कन्वर्ट कर लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इस चीज़ को अच्छे से देखिए बच्चा क्या बोल रहा है
कि अब यहाँ पर कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंक्रीज या डिक्रीज अ क्वांटिटी इन गिवन रेशियो, ठीक है, अगर सपोज कर बोलेगा कि कोई एक क्वांटिटी एक्स है उसको तुम इंक्रीज करो A/B का रेशियो में या डिक्रीज करो X/Y के रेशियो में, तो उसको कैसे कर लेंगे, ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे। देखो इफ़ अ क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द रेशियो A/B, अगर A/B के रेशियो में अगर उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है तो जो न्यू क्वांटिटी होगा उसका वैल्यू कितना होता है, B/A ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। अगर A/B है तो B/A कर रहे हैं, देखिए A/B है तो B/A कर रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग भी हम आपको बताते हैं अभी। सपोज करिए कि अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि अगर किसी चीज़ का प्राइस है, सपोज करिए से 500, ठीक है, किसी चीज़ का प्राइस है 500, ठीक है। अगर उसको हमको सपोज करिए बोला कि इंक्रीज़ करना है 3:5 का रेशियो में, ठीक है, इसको इंक्रीज़ करना है 3:5 का रेशियो में, तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट अब क्या हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ये है तो मेरा अभी का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 5/3 × 500, सिंपली ये मेरा हो जाएगा अभी का कॉस्ट। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए पहला बात तो आप रेशियो से ही समझ में आ जाएगा कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। अगर सपोज करिए हम लिखे हैं कि 2:5, तो आपको क्या दिख रहा है, 2:5, मतलब कि 2 था तो 5 हुआ, तो 2 से 5 हुआ तो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लिखे हैं हम कि सपोज करिए 7:4, तो इसका मतलब देखिए कुछ था, अधिक से कम हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो कभी भी जो आपका फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म में, दो चीज़ें ना रेशियो में, एंटीसीडेंट है कॉन्सिक्वेंट है, तो अगर बोल रहा है कि हमको चेंज करना है, सपोज करिए ऐसे ही बोल दिया कि 1500, ठीक है, इस प्राइस को आपको चेंज करना है, सपोज करिए बोल दिया कि 5:3 के रेशियो में, ठीक है, चेंज करना। अभी हम जानबूझ के चेंज लिखे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज, आपको खुद से समझना है कि अगर सपोज 1500 है, इसको चेंज करना है 5:3 के रेशियो में, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 5 से 3 करना है, 5 से 3 करना, मतलब कि उसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज करने वाला है, उसका वैल्यू डिक्रीज करने वाला है। तो उसका अभी का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 3/5 × 1500, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 900, ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चा, 900 आ जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ रहा है कि ये इससे ये हुआ, अगर A/B के रेशियो में चेंज कर रहा है तो A से B हुआ, ठीक है। तो अगर कभी भी B बड़ा है A से, तो आपको क्या पता चला कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर A बड़ा है B से, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ डिक्रीज हो रहा है, उसका वैल्यू डिक्रीज करने वाला है। और अगर A = B है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि वो जो प्राइस था वही प्राइस अभी भी रह जाएगा, ठीक है ना, कोई चेंज उसमें नहीं आने वाला है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको ऐसे भी समझना चाहिए कि देखिए कि 1500 को अगर हम चेंज कर रहे हैं 5:3 में, तो आपको दिख रहा है ना कि कम हो रहा है। तो कम होना क्या बता रहा है कि देखिए हम 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही बता रहा है कि कम होना है। 3/5 क्या होगा, <1 होगा। देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, लेकिन देखिए इंक्रीज करने वाला जब जहाँ पे सिचुएशन आएगा, देखिए वहाँ पे ऐसा चीज़ से मल्टीप्लाई होगा <1, जैसे 5/3 है, तो <1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी उसका प्रेजेंट वैल्यू है उससे इंक्रीज करेगा। अगर <1 से किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे डिक्रीज होगा, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, सिंपली इतना बुद्धि नहीं लगाना है कि न्यू क्वांटिटी क्या होगा, ठीक है। अगर A/B के रेशियो में चेंज हो रहा है तो B/A × जो अभी उसका ओरिजिनल प्राइस है वो, ठीक है, या ओरिजिनल जो भी उसका नंबर है वो। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन अ फेयर ऑफ अ सर्टेन जर्नी बाय अ ट्रेन इंक्रीजेज फ्रॉम ₹15 to ₹21, 15 से 21 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। When a fare of a certain journey by a train increases from 15 to 21 and the fare of original journey was ₹1015, then the increase in the fare is, तो पूछ रहा है इंक्रीज इन फेयर कितना हुआ। तो देखो यहाँ पे 15 और 21 क्या दिया है, इसके रेस्पेक्ट में दिया है कि अगर 15 था तो 21 अगर हो चुका है, अगर 15 से 21 हो गया है, तो अगर ओरिजिनल कॉस्ट इतना है तो अभी कितना है, एक्चुअल प्राइस उसका कितना है, या फिर हमको ये बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा किससे क्या हुआ, तो ₹15 से ₹21 हुआ, तो अच्छा मतलब कि किस रेशियो में चेंज हुआ, हम पहले ये निकाल लेंगे। तो 15:21, तो क्या हो जाएगा, 3 सॉरी ये क्या हो जाएगा
5:7, कोई दिक्कत नहीं है। 5:7 के रेशियो में चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चला कि देखिए वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि 15 से 21 हुआ है। तो अगर इसका ओरिजिनल जो प्राइस था, वो ओरिजिनल जो उसका कॉस्ट था वो कितना था फेयर का, 1015, तो अभी जो न्यू कॉस्ट होगा वो क्या होगा, न्यू कॉस्ट हो जाएगा कि 7/5 इंटू 1015, मतलब कि 7 इंटू 203, कोई दिक्कत नहीं है, 203, तो क्या हो जाएगा 7 3 21 2 1421, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इतना रुपीज़, ये हो गया मेरा न्यू कॉस्ट, ये मेरा हो गया न्यू कॉस्ट, ठीक है। तो इंक्रीज इन फेयर क्या होगा, इंक्रीज इन फेयर क्या हो जाएगा बच्चा, इंक्रीज इन फेयर होगा 1421 माइनस 1015, ठीक है। तो आपको कितना दिखा यहाँ पर कि कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 406 रुपीज़, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आसान था, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चा, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करके जल्दी से आंसर बताइए हमको क्या है। द इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 10:11, ठीक है। द इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 10:11 इफ द इंक्रीज इन हिज इनकम इज ₹600 पर मंथ, इज ₹600 पर मंथ, फाइंड हिज न्यू इनकम। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए बच्चा, तो जल्दी से इसका हम सॉल्यूशन बोल दे रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पे, क्या बोल रहा है, इनकम इंक्रीज किया किस रेशियो में, 10:11, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि इंक्रीज इन इनकम है ₹600, ठीक है। तो पहले हम क्या मान लेते हैं कि लेट इनकम कितना था, पहले इनकम x था। अब पहले अगर इनकम x था तो न्यू इनकम कितना होगा, न्यू इनकम कितना होगा बच्चा, 11/10 इंटू जो पहले था, इसका मतलब 11x/10। और यही ना बोल रहा है कि इंक्रीज कितना हुआ है 600 से, मतलब कि न्यू इनकम माइनस जो ओल्ड इनकम था, ठीक है, उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 600, मतलब कि 11x/100 माइनस व्हाट x, सॉरी 11x/10 माइनस x इक्वल्स टू क्या होगा 600। तो 11x/10 माइनस यहाँ पे 10x आ जाएगा इक्वल्स टू 600। तो x का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 6000। इसका मतलब पहले इनकम कितना था बच्चा, पहले इनकम था 6000। अगर पहले इनकम 6000 था, तो अगर पहले इनकम अगर 6000 था तो न्यू इनकम कितना हो गया, न्यू इनकम हो जाएगा कि 6000 प्लस 600, इसका मतलब 6600, ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चा लोग, जल्दी से आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए और हमको आंसर बताइए, ठीक है। हम वीडियो पॉज करेंगे अभी, हम इसके पहले रीड कर दे रहे हैं कि डिवाइड ₹581 अमॉन्ग 3 चिल्ड्रंस इन द रेशियो 1/1/4 is to 1/1/3 is to 7/8। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास 7 या 8 में भी आप लोग किए हैं ऐसा क्वेश्चन। जल्दी से बस हम एक बार मेक श्योर कर ले रहे हैं कि आप लोग बेसिक्स में क्लियर हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि डिवाइड ₹1870 into 3 parts in such a way that half of the first one, 1/3 of the second and 1/6 of third part are all equal, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है अ बैग कंटेन्स ₹155 in the form of ₹150 पैसे and 10 पैसे coins in the ratio of 3:5:7। फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जल्दी से आप करिए, इसका आंसर बताइए हमको। चलिए बच्चे, जल्दी से इस टाइप का भी क्वेश्चन एक देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है कि इफ a is to b equals to 1/4 is to 1/5 and b is to c equals to 1/7 is to 1/6, then find the value of a is to b is to c, ठीक है। देखिए सबसे पहला हम क्या बोले थे कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम इसको कैसे कर देंगे कि 2 ऐसे नंबर का रेशियो जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, उसमें हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 1/5 है, 1/4 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5:4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a is to b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5:4। इसी तरीके से b is to c का वैल्यू कितना दिया बचा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो कितना आ जाएगा 6:7, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो a is to b पता है, b is to c हमको पता है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, b है, b यहाँ पर भी है, ठीक है, और b यहाँ पर भी है।
तो यहाँ पर b के करस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पर b के करस्पॉन्डिंग क्या है 4 और यहाँ पर b के करस्पॉन्डिंग क्या है 6 है। तो हमको इन दोनों को क्या करना है, इक्वल बनाना है। ठीक है, इस तरीके से सोचना है कि इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए मतलब सिंपली हमको क्या फिर से एलसीएम वाला ही काम करना है। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अगर दोनों का एलसीएम 12 है तो हम क्या करेंगे कि इसको भी 12 बना देते हैं, इसको भी 12 बना देते हैं। ठीक है, तो फिर हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए a/b को अगर इसको 12 बनाना है तो किस मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है बोथ को। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 15:12। अच्छा, इसको 12 बनाने के लिए इसको कितना, इसको हम क्या किए इंटू 3 किए, इसको क्या करना पड़ेगा इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे b/c कितना आ जाएगा बच्चा 12:14। कोई भी दिक्कत नहीं है, 15:12, 12:14। अब देखिए कि b यहाँ पर और b यहाँ पर सेम हो चुका है, तब हम इन दोनों कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं कि a/b/c का वैल्यू कितना होगा 15:12:14। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए एक सम आप लोग खुद इस पे कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए बच्चा, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि क्या दिया हुआ है, इफ़ 3a = 4b = 6c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b/c। जल्दी से इसका आंसर बताइए हमको। तो जल्दी से देखिए बच्चे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मान सकते हैं ना कि लेट कि ये जो है 3a = 4b = 6c, इसको हम क्या ले लिए, कैरेट ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको कैरेट ले लिए तो a का वैल्यू क्या आएगा k/3, b का वैल्यू कितना आएगा k/4, सही है। c का वैल्यू क्या है, कितना आएगा k/6। ठीक है, k/6। ठीक है ना, चलिए तो a/b/c कितना हो जाएगा कि k/3 k/4 k/6। कोई दिक्कत नहीं है, k से डिवाइड कर देंगे सबको तो क्या आएगा 1/3 1/4 1/6। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये a/b/c नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ जाए। तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, 24 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 8:6:4। नहीं 24 नहीं, अरे 12 होता। ठीक है, 12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, या फिर इसको भी 2 से हम डिवाइड करते हैं, 12 से करेंगे तो क्या होगा 4:3:2। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चा, फिर से आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर करना है। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, फिर उसके बाद आगे थ्योरी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे क्या लिखा है, इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर्स was 4:1. If 30 less had appeared and 20 less passed, the ratio of failure would have been the ratio of, एक सेकेंड कुछ मिस हुआ है, चलिए हम उसको ऐड कर दिए। तो क्या है, द रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर्स वुड हैव बिन 5:1. हाउ मेनी स्टूडेंट्स appeared फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए। चलिए बच्चा, जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, इन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर वाज 4:1, मतलब पासेस टू फेलियर इज इक्वल्स टू 4:1। ठीक है, इफ मतलब पास कितना जन हुआ है 4x और फेल कितना जन हुआ है x, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितना अपीयर किया है, टोटल अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन कितना है, तो x + 4x मतलब कि 5x, मतलब 5x जन पूरा एग्जाम दिया है, जिसमें से 4x पास हुआ है और x क्या हुआ है बच्चा, फेल हुआ है। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ 30 लेस हैड अपीयर्ड, अगर 30 बच्चा कम एग्जाम दिया रहता तो कितना दिया है 5x दिया है। तो अभी का कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि अगर 5x में से 30 कम, इफ़ 30 लेस हैड अपीयर्ड एंड 20 लेस पास्ड, तो पास कितना हुआ था 4x, तो अभी कितना बोल रहा है कि 4x - 20। ठीक है, अगर इतना अपीयर किया रहता जिसमें से इतना पास हुआ रहता, अच्छा तो फेल कितना हुआ रहता बच्चा, तो अपीयर्ड में से पास को हटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कि फेल कितना जन किया है। तो फेल कितना जन किया होगा कि 5x - 30 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना जन पास हुआ है, तो 4x - 20, तो कितना बचेगा x - 30
प्लस 20 तो x माइनस 10, ठीक है। तो x माइनस 10 जन कितना क्या हुआ बच्चा, फेल किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन अगर इफ द रेशियो ऑफ पासिस टू फेलियर वुड हैव बिन कितना 5:1, ठीक है बच्चा, 5:1 अगर हो। चलिए तो पासिस टू फेलियर का रेशियो कितना दिया है 5:1, तो पास कितना जन किया है 4x माइनस 20 बाई फेल कितना जन किया है x माइनस 10 इक्वल्स टू 5/1। तो क्या हो गया 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 5x माइनस 50, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा 30, x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 30 आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितना जन अपीयर किया है, तो अपीयर कितना जन किया था 5x, मतलब कि 5 into 30, मतलब कि टोटल 150 स्टूडेंट्स अपीयर। तो चलिए बच्चा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन से। तो अभी तक हम लोग रेशियो और कंपोजिशन ऑफ रेशियो ये दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं उसके डेफिनेशन से। तो क्या बच्चा कि एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो का अगर हम इक्वल लिख पाए तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं प्रोपोर्शन में। जैसे सपोज करिए कि अगर हम बोल दें कि 2/3 लिखें, ठीक है, और लिख दे सपोज करिए कि 6/9 लिखे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, हम क्या बोलेंगे कि ये अगर 2:3 हमको क्या पता है 2/3 किसके बराबर है 6/9 के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यस 2, 3, 6, 9 आर इन प्रोपोर्शन, 2, 3, 6, 9 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से अगर हम 4 कोई नंबर ले रहे हैं 4 नॉन जीरो, इसमें से एक भी जीरो नहीं होना चाहिए बच्चा, ठीक है ना, नहीं तो डिफाइंड ही नहीं होगा ये चीज़, ठीक है। 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज A, B, C, D आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन इफ A is to B equals to C is to D, ठीक है। 4 नंबर ले रहे हैं तो पहले 2 का रेशियो इक्वल्स टू लास्ट 2 का रेशियो अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि यस दिस 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। से अगर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर सपोज करिए हम लिख दिए 2, 5 लिखे हैं, तो आप बताइए 2, 5 लिखे हैं तो और लास्ट नेक्स्ट 2 नंबर्स हम क्या लिखे हैं सच दैट कि वो दोनों चारों किस में हो प्रोपोर्शन में हो। तो सपोज करिए अगर हम ले रहे हैं थर्ड नंबर को, अगर सपोज करिए हम ले लिए 10, ठीक है, तो फोर्थ नंबर को हमको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसका रेशियो क्या है 2:5, तो इसका भी रेशियो 2:5 आना चाहिए। तो क्या ले लेंगे 10:25, क्योंकि देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2, 5, 10 एंड 25 आर इन प्रोपोर्शन। या फिर सपोज करिए अगर हम 10 की जगह सपोज करिए हम 4 ले लिया रहते तो क्या लेते हैं, हमको इस तरीके से मैनेज करना है कि ये चारों प्रोपोर्शन में हो। इसके लिए क्या होना चाहिए, पहला 2 का रेशियो 2:5 है, तो इस नेक्स्ट 2 का भी रेशियो क्या होना चाहिए, अगर पहला 2 है दूसरा 5 है, थर्ड 4 ले लिए तो फोर्थ नंबर क्या लेंगे बच्चा 10 लेंगे। देखिए क्योंकि 2 2 जब 4 होगा 2 5 से जाएगा 10 आएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 2, 5, 10 एंड 25 आर इन प्रोपोर्शन, सिमिलरली 2, 5, 4, 10 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। ऐसे कोई भी अगर हम एग्जांपल बनाना चाहें सपोज करें लिख दिए 3, 6, तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी ले अगर 5 लिखेंगे तो यहाँ 10 क्योंकि देखिए ये 1:2 देगा, ये भी 1:2 देगा, तो हम लिख सकते हैं कि 3, 6, 5, 10 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो वो 4 नंबर को हम कोई भी 4 नंबर अगर है तो उसको हम प्रोपोर्शन में तभी बोलेंगे जब पहला 2 का रेशियो इज इक्वल्स टू लास्ट 2 का रेशियो, ठीक है। अब देखिए इसमें जो 4 नंबर्स है ABCD, ठीक है, ABCD, सही बच्चा। तो इसमें से हम हर एक को क्या बोलते हैं टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। ये ABCD क्या है, ये चारों ही क्या है टर्म्स है, चारों ही क्या है टर्म्स है। A को क्या हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, B को सेकंड टर्म, C को थर्ड टर्म, D को फोर्थ टर्म। अब इसके बाद से जो ये सेकंड और थर्ड है इसको हम क्या बोले हैं मीन्स बोले हैं या फिर मिडिल टर्म्स बोले हैं, ठीक है, या फिर मीन टर्म्स, ठीक है। जो B और C है ये क्या है बच्चा मीन टर्म्स है, B और C क्या है मीन टर्म्स। इसी तरीके से यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म क्या है एक्सट्रीम्स है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं एक्सट्रीम टर्म्स है, ठीक है, जो एंड टर्म्स है, ठीक है, जिससे स्टार्ट और एंड हो रहा है, ठीक है, वो टर्म है, ठीक है। तो अगर ABCD 4 दिया हुआ है तो जो मिडिल का जो 2 नंबर है उसको हम बोलते हैं मीन टर्म्स या फिर मिडिल टर्म, और फर्स्ट और लास्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स या फिर एक्सट्रीम्स,
ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, तो अगर ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, देन हम ये बात लिख सकते हैं कि ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी। तो ए इज टू बी का मतलब क्या हुआ, ए बाई बी इक्वल्स टू सी इज टू डी का मतलब क्या हुआ, सी बाई डी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चा तो देखिए क्या आ रहा है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो ए और डी क्या था, देखो एक्सट्रीम टर्म्स था, बी और सी क्या था, मिडिल टर्म्स था। तो हम ये बात लिख सकते हैं ना कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। देखिए यहाँ पर भी अगर 25 इंटू 2 करे तो 50 आएगा, 5 इंटू 10 करे तो भी 50 आएगा, समझ में आ रहा है। 3 इंटू 10 करे तो 30 आएगा, 6 इंटू 5 करे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, समझ में आया। तो इसी तरीके से अगर सपोज करिए ऐसे लिख दिया कि 5 9, अगर सपोज करिए यहाँ पे लिख दिया, सपोज करिए यहाँ पे कोई एक नंबर लिख दिया, सपोज करिए यहाँ पे लिख देते हैं हम 45, ठीक है। तो अब अगर हम पूछे कि ये थर्ड नंबर क्या होगा, ठीक है, तो आपको ये बात पता है ना, क्योंकि ये चारों प्रोपोर्शन, अगर ये बात बोल दे, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि चारों प्रोपोर्शन में, अगर नहीं बोलेगा तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है। अगर बोल दे कि अगर ये 5 9 और सपोज करिए यहाँ पर x है, कोई x वेरिएबल है, 5 9 x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या बोलेंगे, सिंपली हमको पता है कि जो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट होगा वही मीन टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। तो अगर एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट क्या हुआ, 45 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 25 मतलब कितना हो गया, 225। 45 इंटू 45 कितना हो गया, 225। तो 9 इंटू एक्स भी क्या होना चाहिए, 225 होगा, ठीक है। मतलब कि 9 इंटू एक्स भी क्या होना चाहिए, 225 होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 225/9। मतलब हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, 9 2 18 और 9 5 45, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं सिंपली कि अच्छा 25 होगा। ये कितना होगा, 25 होगा। अधिक छोटा हो गया क्या, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं उसको सुनते जाइए बस। अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सिंपल इतना सा बात याद रखना है। और देखिए बच्चा, यहाँ पर हम क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल अलग से हम डी को डिफाइन करते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हम किए हैं क्योंकि इससे कंफ्यूजन दूर होगा। अभी आगे हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं कि अगर 4 नंबर्स ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो जो डी, जो लास्ट टर्म होता है, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। डी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो सिंपली आपको प्रोपोर्शन समझ में आ गया। प्रोपोर्शन क्या है, कोई भी दो रेशियो, अगर ए बाई बी कोई रेशियो है, सी बाई डी रेशियो, अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में फिर हम लोग क्या देखें, ए और डी को हम क्या बोल सकते हैं, ए और डी को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सट्रीम्स, बी और सी को मीन टर्म्स या मिडिल टर्म्स या मीन्स बोलते हैं, ठीक है। अगर एबीसीडी प्रोपोर्शन में है तो ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा। और डी को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से, ठीक है बच्चा। तो देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। द नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड ए बी सी डी ई एफ, अगर ये चलते जा रहा है, मान लीजिए कितना भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इसमें बस कंडीशन क्या है, आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तभी बोलेंगे जब ए बाई बी का रेशियो, बी बाई सी का रेशियो, सी बाई डी का रेशियो, डी बाई ई का रेशियो, ई बाई एफ का रेशियो इक्वल होता जाएगा तो, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हम बोले कि 2 4, तो अब आपको पता चल रहा है कि आगे क्या लिखना है। कि 2 और 4 का रेशियो क्या है, 1:2, तो 4 और 8 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर 32 लिखेंगे, फिर 64 लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या पता है कि 2/4 जो होगा वही 4/8 होगा, वही 8/16 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही क्या होगा, 16/32 होगा, वही 32/64 होगा। ये बात हमको अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोलेंगे। तो हम सिंपली डेफिनेशन में क्या लिखें कि इफ ए बी सी डी ई एफ, या फिर आगे ऐसे ही बढ़ते जाए, आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू डी बाई ई इक्वल्स टू ई बाई एफ। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते चले जाए तो, ठीक है। अगर सिर्फ हम 3 नंबर्स को लेकर के आगे बढ़े, अगर ए बी सी को हम लेकर के आगे बढ़े, ठीक है बच्चा, तो हम क्या बोलेंगे, आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 ही नंबर ले तो ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, ठीक है ना बच्चा।
देखिए, तो अब ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी 3 है, तो ए को हम क्या बोलते हैं, ए को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ए को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी को हम क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, सी को थर्ड प्रोपोर्शनल। इसीलिए देखिए यहाँ पे इसको नाम दिया गया है क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल वर्ड यूज कर दिया तो आपके दिमाग में बस एक बात चलना चाहिए कि अच्छा फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल रहा है, इसका मतलब कि वो प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। अगर ऐसा वर्ड यूज कर रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल या फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है, या फिर मीन प्रोपोर्शनल, तो ये आप किसका केस है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का केस है, ये प्रोपोर्शन का केस नहीं है। ये क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको बोल दिया फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, तो आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल मतलब वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का केस हो गया। अगर आपको बोल दिया फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो आप इसमें ये मत समझिएगा कि ए बाई बी, बी बाई सी, तो सी को फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे, अगर आप उससे कंपेयर करें कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ नहीं, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फोर्थ प्रोपोर्शनल हम बोल रहे हैं। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल रहा है तो वो प्रोपोर्शन का केस है, अगर नहीं बोल रहा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वर्ड, सॉरी, अगर मीन प्रोपोर्शनल वर्ड यूज कर रहा है या फर्स्ट प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल, तो हम क्या समझेंगे कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात लिखे हैं हम, वो क्या है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। किसी भी दो नंबर के बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा कि इन दोनों के प्रोडक्ट का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हम क्यों ये बात बोल रहे हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसलिए बोल रहे हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन है ना, ये प्रोपोर्शन भी है, तो ये क्या है, रेशियो है, रेशियो का इक्वालिटी है, ठीक है। तो देखिए दो रेशियो को हम इक्वल बोल रहे हैं, तो रेशियो क्या है, फ्रैक्शन है, तो क्या हम वहां पे निगेटिव वाली चीज को लेने जाएंगे, नहीं लेने जाएंगे। अगर सपोज करिए कि अगर ऐसा आ गया कि हम बोले कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 8, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि विद इन रूट 8 इंटू 2 मतलब कि विद इन रूट 16, तो आंसर तो प्लस माइनस 4, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चा, +4 बोलेंगे, ठीक है, +4 हम बोलेंगे कि +4 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 8। कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो बेसिक डेफिनेशन है प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का वो अच्छे से समझ गए हैं कि प्रोपोर्शन हम किसको बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म नाम क्या क्या बोल रहे हैं बस ये याद रखिए, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, यहाँ फर्स्ट प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म बोल रहे हैं, मीन टर्म्स बोल रहे हैं, एक्सट्रीम टर्म्स बोल रहे हैं। सिर्फ डी को हम क्या बोले, फोर्थ प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल वर्ड और किसी के लिए यूज नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल, जब प्रोपोर्शनल वर्ड आ रहा है तो हम समझेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को ही। लेकिन अगर वर्ड यूज कर दिया क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल करके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है, सिंपली वो एक प्रोपोर्शन का जो फोर्थ टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो चलिए बच्चा, जो थ्योरी पढ़े हम लोग अभी प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के ऊपर, उसके ऊपर कुछ सम्स कर लिया जाए। इजी है बहुत सम्स। क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपोर्शन का केस है, ए बी सी डी, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम क्या मान लिए, लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तुमको क्या पता है कि 5/4 इक्वल्स टू 25/x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा कि x इक्वल्स टू 20, कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब देख भी सकते हैं कि ये क्या आएगा 5:4, और ये 25:20 करेंगे तो ये भी क्या आएगा 5:4। तो हम बोल सकते हैं कि यस 20 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल किस केस के लिए यूज करेगा, नॉर्मल प्रोपोर्शन के लिए। फिर क्या बोला, फाइंड द प्रोपोर्शनल, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 36.3 एंड 2.7। तो किसी भी दो नंबर के बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, तो हम पहले लिख के दिखा देते हैं। तो ये कैसे होगा, 36.3/x इक्वल्स टू x बाई 2.7। अगर हम ऐसे मान ले कि 36.3x और 2.7 मतलब लेट x इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 36.3 एंड 2.7, अगर ये बात हम मान ले तो क्या होगा, ऐसे ही होगा ना कि a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36.3 इंटू 2.7, सही है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा कि 363 इंटू 27/100। देखो ये किसका स्क्वायर है, ये आपका हो गया 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा 3, इसमें से इसमें अगर भेज दें 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 to 1, मतलब देखो इसको लिख सकते हैं कि 3 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब बाई 100। तो देखिए हम यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ से कि इसका स्क्वायर रूट ऑफ दिस पूरा चीज़ का, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा कि 4 3 है तो 2 ठो 3 बाहर आएगा इंटू एक 11 बाहर आएगा बाई 10, मतलब कि 9.9, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। 9.9 क्या हो जाएगा 99/10, तो 9.9 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 36.3 एंड 2.7। कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना। थर्ड प्रोपोर्शनल कब यूज होता है बच्चा, नाम थर्ड प्रोपोर्शनल यूज होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के केस में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब ऐसे था ना कि अगर ए बी सी है तो सी को हम क्या बोलते थे थर्ड प्रोपोर्शनल, और ये किस केस में आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के केस में आता है। तो ये इसका वैल्यू क्या है 21/4 और ये है 7। इसके बीच में ये दोनों हमको दिया हुआ है नंबर्स, तो इसके थर्ड प्रोपोर्शनल हम क्या मान लिए, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 21/4/7 इक्वल्स टू 7/x। कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल को हम x ले लिए, ठीक है। तो ये a और b दिया हुआ है, c हम पकड़ लिए, तो क्या a/b इक्वल्स टू b/c। तो वही काम किए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि 7 इंटू 7 होगा और ये 21 नीचे आएगा और 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 7 से ही जाएगा कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चा 28/3, ये मेरा हो जाएगा आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, दिख रहा है ना नीचे में, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 28/3, ठीक है। चलिए बच्चा अब ये क्वेश्चन भी देख लेते जल्दी से। क्या बोल रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 28। वो 2 नंबर के बीच का मीन प्रोपोर्शनल 28 है। तो ले लेते हैं x और y, अगर ले ले नंबर्स तो 28 क्या है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम। कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर a b c रहता था तो हम b को क्या बोलते थे कि b इज द मीन प्रोपोर्शनल टू a एंड c, बोलते थे ये बात। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि 28 इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 नंबर्स, उसको हम लेट ले लिए x और y। एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 2 to 4। और नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है कि वो 2 नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल 2 to 4 है। तो वो 2 नंबर क्या था x y, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 2 to 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये 2 कंडीशन दिया हुआ है। फाइंड 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स का हम एक्स वाई ले लिए, सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम, उन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल 28 है। एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम किसको बोल रहा है वो 2 नंबर्स को, तो वो 2 नंबर्स का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है 2 to 4 है, ठीक है बच्चा। चलिए तो इसको इस डेटा से आगे बढ़ते हैं। तो ये अगेन दोनों ही केस क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये मीन प्रोपोर्शनल है तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा 28 का होल स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल्स टू 28 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होगा ना। हम अच्छा अगर किसी को दिक्कत लग रहा है तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं 28/y, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो ये मेरे को इक्वेशन 1 मिल गया सपोज करिए। अच्छा यहाँ पे फिर बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल 2 to 4 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू 2 to 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। y स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू 2 to 4 क्यों लिखें, क्योंकि अगेन हम इसको कैसे लिख सकते थे कि x बाई वाई इक्वल्स टू y बाई 2 to 4, सही है ना। x बाई वाई इक्वल्स टू y बाई 2 to 4, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 to 4 इंटू एक्स। चलिए अब ये 2 इक्वेशन है मेरे पास, इस 2 इक्वेशन से हमको सॉल्व करना है। 2 वेरिएबल्स है तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज करिए x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 28 स्क्वायर बाई वाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं करना कि y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x की जगह
x की जगह हम लिखेंगे कि 28 का होल स्क्वायर बाई y, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 28 का होल स्क्वायर बाई y लिखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो y स्क्वायर है, x की जगह क्या लिख दिए हैं, देखो यहाँ से हम लिखे हैं कि x क्या होगा 28 का होल स्क्वायर बाई y क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और फिर इस चीज़ को हम यहाँ पुट किए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा कि y क्यूब इक्वल्स टू 28 इंटू 28 इंटू 224 है, तो 224 को क्या लिखेंगे बच्चा, तो हो जाएगा 224 कितना आएगा, 4 से अगर डिवाइड करें 2 से करें 8 इंटू 28। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 224 को लिख सकते हैं कि 8 इंटू 28। तो y का वैल्यू क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 8, तो 328 है तो एक 28 बाहर आ जाएगा, एक 28 और इसे 8 से क्या बाहर आएगा 2, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 56। तो y का वैल्यू मेरे को मिल गया कि 56 हुआ। चलिए y अगर 56 है बच्चा, तो इसको हम कैसे करेंगे कि x इक्वल्स टू क्या है 28 का स्क्वायर, मतलब 28 इंटू 28 बाई ये क्या हो जाएगा 56। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, ये जाएगा 14 टाइम्स में, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो वो दो नंबर्स का वैल्यू क्या किया गया, तो सो हम क्या बोलेंगे कि 14 एंड 56 आर द टू नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद से ये पूरा कंडीशन जिसके लिए सेटिस्फाई होगा, इन दोनों का मीन कितना होगा 28 होगा, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल इन दोनों का कितना होगा 14 इंटू 56 का रूट, मतलब 28 आएगा, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 2 to 4, ठीक है बच्चा, कोई भी दिक्कत